वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि 1919 के एक्ट के पीछे काम कर रहा था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। विस्तार से उन सभी परिस्थितियों को जानने और समझने की कोशिश की थी जिसके अंतर्गत इस एक्ट को इस रूप में लाया गया। तो आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुख्य प्रावधान क्या थे और इन प्रावधानों ने भारत, जो कि खासतौर से ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में किस तरह के प्रशासनिक परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा लाए गए, उन बिंदुओं को चर्चा करने के लिए हमने इस वीडियो व्याख्यान को तैयार किया है। इसको आप इस एक्ट की विशेषताओं के रूप में भी जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा इस वीडियो व्याख्यान के दौरान वो इस बात पर रहेगा कि किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन 1919 के एक्ट के द्वारा भारत सरकार में लाए गए, और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार का जो रिमोट कंट्रोल ब्रिटेन में लंदन में था उसमें भी किस तरह के परिवर्तन लाए गए, क्या उसमें कुछ प्रतिनिधित्व के अंश को स्थान दिया गया अथवा नहीं दिया गया, या किस तरह से उत्तरदायी शासन की जो घोषणा अगस्त में की गई थी भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा उसको किस रूप में लागू किया गया। और साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश भी करेंगे कि जो हिस्टोरिकल परिस्थितियाँ थी उनका किस रूप में प्रभाव हमें इस एक्ट के प्रावधानों के ऊपर देखने को मिलता है। परिस्थितियों की हमने विस्तारपूर्वक पिछले वीडियो व्याख्यान में चर्चा की जा चुकी है, तो उसको हम उसका दोहराव नहीं कहेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान हैं और उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम किन किन शीर्षकों के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर हमने अंकित किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे जिसमें कि अगस्त घोषणा है, उस पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी जिसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लंदन के अधीन भारत नियंत्रण में किस तरह के परिवर्तन लाए गए, केंद्रीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका में किस तरह के परिवर्तन का आरंभ इस अधिनियम के द्वारा किया गया, उसका भी एक जायज़ा हम लेंगे। और साथ ही साथ इस अधिनियम की जो हाईलाइट है, इसका जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो है प्रांतीय सुशासन, जिसको कि हम द्वैध शासन के रूप में भी जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसको भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रावधान जो इस अधिनियम में लाए गए थे उनका भी जायजा हम एक पृथक से शीर्षक के रूप में लेंगे। तो आइए चलिए शीर्षक वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं 1919 के अधिनियमों के मुख्य प्रावधान को। तो सबसे पहले बात करेंगे अगस्त घोषणा की। तो आप सभी को विदित है कि एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू 1917 से 1922 के बीच में भारत के सचिव के रूप में कार्यरत रहे थे, और वो तात्कालिक भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके काफ़ी बड़े आलोचक थे। तो कहीं ना कहीं हमें उनका एक उदारवादी स्वरूप देखने को मिलता है, और वो चाहते थे कि भारत के जो प्रशासन है, भारत का जो शासन में उसमें कुछ सुधार लाए जाएं, और इन सुधारों में गति देने का जो कार्य है वो द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा लखनऊ पैक्ट, होम रूल आंदोलन, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया, और एक या वातावरण के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि एक संयुक्त दबाव ब्रिटिश सरकार पर सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इन सभी घटनाओं ने एक उपस्थित किया। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में काम कर रही थी कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रशासनिक सुधार जो कि भारत सरकार को एक उत्तरदायी शासन की दिशा में ले जा सकें, उस दिशा में कुछ ना कुछ प्रावधान आवश्यक थे। तो अगस्त घोषणा इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी। 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि जिसमें भारतीयों को अधिक भागीदारी, स्वशासित संस्थाओं का उत्तरोत्तर विकास एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ये सब आश्वासन के रूप में दिए गए थे। ये अगस्त घोषणा की प्रमुख बिंदु थे। अब मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 में भारत आए। कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से उन्होंने मुलाकात की जिसमें गांधी जी और जिन्ना भी शामिल थे, और तात्कालिक जो वाइसराय थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चेम्सफोर्ड, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार की जो कि जुलाई
8 जुलाई 1918 को प्रकाशित की गई और जिसके आधार पर ही 1919 के अधिनियम को निर्मित किया गया। तो ये हमने अगस्त घोषणा का जायज़ा लिया। अब इस अधिनियम में जब इस अधिनियम को निर्मित किया गया तो इसमें एक प्रस्तावना भी थी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 1919 के अधिनियम के एक्ट के साथ एक प्रस्तावना भी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जायज़ा लेते हैं इस प्रस्तावना का। तो इस अधिनियम की एक अलग से प्रस्तावना भी थी और इस प्रस्तावना में जो मुख्य बिंदु दिए गए थे वह इस प्रकार हैं, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो सारे बिंदु जिनको हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं अगस्त घोषणा से ही प्रभावित हमें लगते हैं, या यूँ कहा जाए कि उनको ही कुछ अलग शब्दों में पिरोकर यहाँ पर प्रस्तावना के रूप में इस अधिनियम की रखा गया है। तो जायज़ा लेते हैं हम। ब्रिटिश सबसे पहला जो बिंदु इसमें निकल कर आता है प्रस्तावना में कि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा। दूसरा जो बिंदु है स्वशासन का आश्वासन इसमें वर्णित था। जी हाँ, इस प्रस्तावना में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में स्वशासन का आश्वासन इसमें भी दिया गया था, जो कि अगस्त घोषणा में भी था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समय और तरीका ब्रिटिश संसद के द्वारा ही तय किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से उत्तरदायी प्रशासन की ओर बढ़ना है, किन प्रावधानों को लागू करना है और कितनी मात्रा में उत्तरदायी शासन को लागू करना है, कितनी मात्रा में भारतीय जनता को प्रशासन में प्रतिनिधित्व देना है, ये सब जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ही तय किया जाएगा, चाहे वो समय की बात हो और चाहे वो तरीके की बात हो। तो ये जो हम 3 बिंदु देखते हैं ये इस 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना के 3 प्रमुख बिंदु हैं जो हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक इसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके ऊपर ये द्वैध शासन, जो प्रांतीय द्वैध शासन की बात हम आगे चलकर इस वीडियो व्याख्यान में करेंगे, तो कहीं ना कहीं चौथा जो बिंदु है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें लिखा गया था कि अंशतः यानी कि पार्शियली प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। पूर्ण उत्तरदायी सरकारों की बात संविधान इस अधिनियम की प्रस्तावना के द्वारा नहीं कही थी, बल्कि अंशतः पार्शियली किसी न किसी रूप में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, खासतौर से स्टेट्स में, प्रांतों में, प्रोविंसेस में लागू की जाएगी। ये बात इस अधिनियम की प्रस्तावना में हमको देखने को मिलती है। अब सबसे पहला जो बिंदु है या इस अधिनियम के द्वारा किस तरह के परिवर्तन लाए गए, क्या प्रावधान थे, तो सबसे पहले जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है वो लंदन के अधीन भारत नियंत्रण में देखने को मिलता है। जो रिमोट कंट्रोल भारत सरकार का लंदन में था उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। आइए उनको देखते हैं। लंदन में भारत सरकार से तात्पर्य क्या है, तो लंदन में भारत सरकार पर नियंत्रण से तात्पर्य भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी परिषद में परिवर्तन। जी हाँ, भारत परिषद और उसकी एक भारत सचिव और उसकी एक परिषद हुआ करती थी जो लंदन में बैठती थी और वो सम्राट और भारत के सरकार यानी कि गवर्नर जनरल के बीच में कड़ी के तौर पर काम करती थी। तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा उसके स्ट्रक्चर में लाया गया। देखते हैं क्या परिवर्तन था। सदस्य की संख्या अब 10 से 14 जो कि पहले हुआ करती थी उसको घटाकर 8 से 12 कर दिया गया। यानी कि जो पहला परिवर्तन हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सदस्यों की संख्या में 10 से 14 यानी कि 10 मिनिमम और 14 मैक्सिमम जो पहले हुआ करते थे उनको घटाकर अब मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 यानी कि कम से कम 8 और अधिकतम 12 इसमें सदस्यों की संख्या भारत सचिव की परिषद में कर दी गई। अगला जो बिंदु है सदस्यों के कार्यकाल जो कि पहले 7 वर्ष हुआ करता था उसको अब घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट लंदन के अधीन जो भारत नियंत्रण था उसमें जो परिवर्तन लाया गया और जिसकी मांग लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो संयुक्त मसौदा पारित किया था उसमें भी की गई थी कि जो वेतन है, क्योंकि भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा हुआ करता था, तो उसका वेतन भारत के निधि के द्वारा दिया जाना कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं था और इस बात का विरोध लखनऊ पैक्ट में भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के संयुक्त मसौदे में भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात को ब्रिटिश सरकार ने भी महसूस किया और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव का वेतन था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही दिया जाना अब तय कर दिया गया, जो कि पहले भारत के सरकार के द्वारा दिया जाता था। अब ये वेतन ब्रिटिश सरकार देगी क्योंकि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा हुआ करता था।
अगला जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है कि आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव भारत की लोक सेवा का होना चाहिए और भारतीय सदस्यों की जो संख्या है यानी कि जो परिषद है भारत सचिव की, उसमें अब भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी गई। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक परिवर्तन था, यानी कि भारतीयों को भी इसमें प्रतिनिधित्व की जो मात्रा थी अब उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हाई कमिश्नर की स्थापना। जी हाँ, भारत के लिए लंदन में ही एक हाई कमिश्नर बनाया गया और जिसे भारत के सचिव की एजेंसी के कार्य अथवा भारत सचिव द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो सब कार्य सौंप दिए गए। और क्योंकि अब हाई कमिश्नर जो है वो भारत सचिव के काफ़ी सारे कार्य भारत सरकार से संबंधित करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वेतन है स्वाभाविक रूप से भारतीय निधि पर ही भारित होगा। तो हाई कमिश्नर का वेतन भारत निधि पर भारित कर दिया गया और भारत सचिव का जो वेतन था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये इस अधिनियम के द्वारा परिवर्तन लाया गया। चलते हैं अगले प्रावधान की ओर, भारत की केंद्रीय सरकार में परिवर्तन। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस अधिनियम के द्वारा और आइए हम उसको बिंदुवार देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के परिवर्तनों का आगाज़ इस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो सबसे पहली जो बात करते हैं, गवर्नर जनरल के कार्यकारी या कार्यकारी लिख दिया गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये कार्यकारी परिषद है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसकी सदस्य संख्या 6 हुआ करती थी, अब इसमें 3 भारतीयों को भी शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ गई है कि आधी जो सदस्य होंगे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो भारतीय होंगे। पहले ये संख्या 1 हुआ करती थी, अब ये संख्या बढ़कर 3 कर दी गई, यानी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किंतु इसमें एक राइडर भी लगा दिया गया, एक रोक भी थी कि भारतीयों को कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल पहले की तरह ही सरकार का मुखिया होगा और जिसके पास अब ऑर्डिनेंस की जो शक्ति थी वो तो पहले से ही गवर्नर जनरल के पास काफ़ी पहले से मौजूद थी। अब उसके साथ साथ एक प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन की पावर भी उसको दे दी गई, प्रमाणीकरण की शक्तियां भी उसको आवंटित इस अधिनियम के द्वारा दी गई। प्रमाणीकरण की शक्ति क्या थी वो आगे चलकर हम इस वीडियो व्याख्यान में देखेंगे। तो ये केंद्रीय सरकार में यानी कि गवर्नर जनरल में खास तौर से परिवर्तन लाए गए। अब बात करते हैं केंद्रीय विधायिका की, सेंट्रल लेजिस्लेचर की, कि इसमें किस तरह के संरचनात्मक सुधार या परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा लाए गए। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय विधायिका जो थी अब उसको द्विसदनात्मक बना दिया गया, बाई कैमरल इसको बना दिया गया, यानी कि अब केंद्रीय विधानसभा या विधान परिषद में 2 सदन होंगे। जी हाँ, 2 सदनीय इसको बना दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का ये प्रश्न हमेशा से हुआ करता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बनाया गया, तो उसका जवाब होगा 1919 का अधिनियम। अब इनके नाम क्या क्या दिए गए, पहले को जिसको कि निम्न सदन कहा गया उसको विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, जिसकी सदृश आज की लोकसभा है। दूसरा सदन जिसको नाम दिया गया राज्य परिषद यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कहें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और ये जो है आज की तारीख में राज्यसभा का पूर्वज हम इसको मान सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, जिसको आज हम राज्यसभा के रूप में देखते हैं। लोकसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में, लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस समय हुआ करती थी उसका जो उसकी जो हिस्सा है उसको हम लोकसभा के रूप में आज की तारीख में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेजिस्लेटिव असेंबली और ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये आज की तारीख की लोकसभा और राज्यसभा की कहीं ना कहीं पूर्वज थी। दूसरा सदन जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं और यहाँ हमने ये लिख भी दिया है कि यही दोनों सदन आज की भारत की संसद की लोकसभा और राज्यसभा के आरंभिक आधार थे। अब सवाल उठता है कि इनकी संरचना किस तरह की थी या इनका स्ट्रक्चर किस तरह का था, किस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में इनको लागू किया गया था, तो उसको जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। केंद्रीय विधायिका की जो संरचना है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संरचना है, उसका हम एक जायज़ा यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। पहली स्लाइड में हमने बात की थी कि द्विसदनात्मक इस केंद्रीय विधायिका को बना दिया गया था, जिसका एक सदन था विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जो सदन था उसका नाम था राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए कि इनकी संरचना किस तरह से थी।
तो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कह रहे हैं, जो कि निम्न सदन था जिसकी सदस्य संख्या थी 145 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्य संख्या थी 60 यानी कि 60। अब इस विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर चर्चा करें तो इसकी सदस्य संख्या जिसको हमने 145 यहाँ पर बताया है, इसमें से 104 जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर आते थे यानी कि इलेक्टेड होते थे और 41 जो हैं वो नॉमिनेटेड होते थे। उसी तरीके से राज्य परिषद की बात करें तो यहाँ भी 33 जो सदस्य हुआ करते थे वो निर्वाचित होते थे और 27 जो सदस्य थे वो नॉमिनेटेड हुआ करते थे। तो ये एक केंद्रीय विधायिका की हमको संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। लेजिस्लेटिव असेंबली 145 सदस्य, 104 निर्वाचित हो रहे हैं, 41 नॉमिनेटेड हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्य संख्या 60 है, जिसमें से इलेक्टेड हैं 33 और नॉमिनेटेड हैं, नामांकित हैं 27 सदस्य। तो ये केंद्रीय विधायिका की संरचना हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है। अब थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा अंदर चलकर हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की खुद की संरचना किस तरह से थी, तो उसको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी सदस्य संख्या हमने 145 पिछली स्लाइड में बताई है, उसमें से 104 निर्वाचित हैं और 41 नामांकित हैं। निर्वाचित सदस्य कहाँ से आते हैं, आइए ये देखते हैं। जनरल जो सीटें थी वो 52 थी, यानी कि 52 जो सदस्य निर्वाचित होते थे वो सामान्य सीटों से, जनरल सीटों से होते थे। उसके बाद में 30 जो सीटें थी, 30 सीट्स थी वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, यानी कि पृथक निर्वाचन के अधीन थी। उसके बाद यूरोपियंस के लिए 9 सीटों का प्रावधान किया गया, 9 सीटें यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। 7 सीटें लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी और इंडियन कॉमर्स के लिए 4 सीटें आवंटित की गई थी, यानी कि इसके इंडियन कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो भारत के वाणिज्यिक मंडलों के द्वारा ही चुने जाएंगे। और सिखों के लिए भी 2 सीटें इसमें पृथक निर्वाचन के अधीन रख दी गई थी। तो यहाँ पर हम ये निर्वाचित जो हिस्सा है लेजिस्लेटिव असेंबली के 145 सदस्यों का जो निर्वाचित हिस्सा है, जिसमें 104 सदस्य हैं, उनका वो कहाँ से आएंगे इसका ब्यौरा हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं जनरल 52, मुस्लिम्स 30, यूरोपियन 9, लैंडलॉर्ड 7, इंडियन कॉमर्स से 4 सदस्य और सिख 2 सदस्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिमों के साथ साथ सिखों को भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अब चलिए चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है नॉमिनेटेड सदस्यों का, जिसमें कि सदस्य संख्या है 41। ये 41 सदस्य कहाँ से आएंगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें ऑफिशियल 26 होते थे, यानी कि सरकारी जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या थी 26 और जो नॉन ऑफिशियल सदस्य हुआ करते थे, जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, उनकी सदस्य संख्या थी 15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की संख्या हमने यहाँ पर दर्शाई है। तो नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं 41 जो सदस्य हैं उसमें से ऑफिशियल्स हैं 26 और नॉन ऑफिशियल्स हैं 15 सदस्य नॉन ऑफिशियल यानी कि गैर सरकारी हैं। अब इसके कार्यकाल की चर्चा करते हैं। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल था उसकी अवधि रखी गई थी 3 वर्ष। जी हाँ, मांग की गई थी लखनऊ पैक्ट में 5 वर्ष की, लेकिन यहाँ पर अवधि उसकी रखी गई 3 वर्ष। एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी यहाँ पर हमने डालने की कोशिश की है कि फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट जो थे, देखिए इस लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था जिसकी मुख्य उत्तरदायित्व था इसको चलाना, यानी कि इसके कार्यों का संचालन करना। तो ये प्रावधान था कि उसका चुनाव पहला जो उसका नॉमिनेशन है वो गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बाद में उसको उसी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना जाएगा अपने ही सदस्यों में से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था लेजिस्लेटिव असेंबली का, फ्रेडरिक वाइट, हमने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है फ्रेडरिक वाइट, ये प्रथम प्रेसिडेंट थे 1919 के एक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली के। और जो अंतिम थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जनरल नॉलेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो हमने यहाँ पर अंकित की है।
चलते हैं राज्य परिषद की ओर, जिसको कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पर कह रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना किस तरह से थी उसको भी हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखने का इस हिस्से में प्रयास करेंगे। पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। काउंसिल ऑफ स्टेट की सदस्य संख्या थी 60, यानी कि 60 सदस्यों से मिलकर ये बनती थी, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 33 और नॉमिनेटेड यानी कि नामांकित सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 27। अब निर्वाचित सदस्य कहाँ से आते थे इसको देखते हैं। निर्वाचित सदस्य में से 15 जो सीटें थी, 15 जो सदस्य थे वो सामान्य सीटों से आते थे। उसके अलावा मुस्लिम्स की हम बात करें तो 11 जो सदस्य थे वो पृथक निर्वाचन के अधीन जो 11 सीटें हुआ करती थी वहाँ से आते थे। यूरोपियंस के लिए 3 सीटें इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट में रखी गई थी और साथ में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी 3 सीटें काउंसिल ऑफ स्टेट में रखी गई थी, और जो कि एक एक सीट आवंटित की गई थी बंगाल को, मद्रास को और बॉम्बे को। यानी कि इन 3 प्रोविंसेस के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे वो इन सदस्यों का चुनाव काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए उनके द्वारा किया जाता था। सिखों के लिए भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए एक सीट आवंटित की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्य जो थे उनकी संख्या 33 थी, और वो 33 सदस्य कहाँ से आते थे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जो कि है नामांकित का, जिसकी सदस्य संख्या हमने यहाँ पर 27 दर्शाई है। ये 27 सदस्य कहाँ से आते थे, जिसमें से देखिए ये मिलकर बनते थे ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स से। तो ऑफिशियल्स की संख्या हुआ करती थी 17 और नॉन ऑफिशियल्स की संख्या हुआ करती थी 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 27 सदस्य इस तरह से ऑफिशियल्स होते थे 17 और नॉन ऑफिशियल्स होते थे 10। तो इस तरह से ये नामांकित सदस्यों का जो हिस्सा है वो 17 ऑफिशियल्स और 10 नॉन ऑफिशियल्स से मिलकर बनता था। काउंसिल ऑफ स्टेट की जो अवधि थी, इसका जो टेन्योर रखा गया था, टर्म रखा गया था, वो था 5 वर्ष। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप अध्ययन करते हैं तो कई बार जो नामांकित हिस्सा है सदस्यों का काउंसिल ऑफ स्टेट का, उसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं पर 10 लिखा हुआ है, कहीं पर 8 मिलेगा, कहीं पर 7 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने उसका स्पष्टीकरण लिखा है कि नामांकित सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं थी और ये गवर्नर जनरल के विवेकानुसार परिवर्तित हो सकती थी। तो इसी कारण आपको कहीं कहीं थोड़ी सी इस संख्या में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल के विवेक के अधीन था कि वो सदस्यों को घटा और बढ़ा सके। ऑफिशियल्स की संख्या वो कभी बढ़ा सकता था, कभी घटा सकता था। उसी तरीके से नॉन ऑफिशियल्स की संख्या में भी वो परिवर्तन कर सकता था। हालांकि जो टोटल संख्या थी वो 27 के आसपास ही या 27 ही रहती थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप और देखिए, जैसे हमने चर्चा की है कि प्रेसिडेंट जो थे अपॉइंटेड हुआ करता था, फर्स्ट अपॉइंटेड हुआ करता था, पहली बार अपॉइंटेड हुए थे और वो गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे AP मुद्दीमैन। ये जो थे ये पहले नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर थे काउंसिल ऑफ स्टेट के और इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, AP मुद्दीमैन ये जो है व्यक्ति ये नॉमिनेटेड ऑफिशियल थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने काउंसिल ऑफ स्टेट के 1919 के एक्ट के अधीन। तो यहाँ पर आपने ये देखा राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना किस तरह की थी, काफ़ी विस्तार से हमने देखने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस एक्ट का, जो कि हाईलाइट है इस एक्ट की, वो है प्रांतीय स्वशासन यानी कि द्वैध शासन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये द्वैध शासन क्या है। डायरकी, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी सरकार, ये किस तरह से काम करती थी या किस तरह से इसके संबंध में प्रावधान 1919 से अधिनियम में किए गए थे। तो इसकी समझने की हम कोशिश करेंगे। 1919 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है ये प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, जिसको कि द्वैध शासन के रूप में स्थापित किया गया था।
अब इसकी शुरुआत कैसे की गई या इसको किस तरीके से स्वरूप दिया गया, तो यहाँ पर हम जायज़ा लेते हैं इस चीज़ का। सबसे पहले विषयों को केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में बांटा गया। जी हाँ, विधि निर्माण के जितने भी विषय होते हैं आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में इन विषयों को विभाजन किया गया है। तो 1919 के अधिनियम में भी सबसे पहले केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया, यानी कि जिन पर केंद्रीय विधानपालिका, विधान परिषद, विधानसभा कानून बनाएगी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय विधानसभा कानून बनाएगी, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया। और इसलिए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में इनको बांट दिया गया। केंद्रीय विषय लगभग 47 थे, 47 थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से संबंधित विषय जैसे कि सेना, विदेश संबंध, रेल इत्यादि थे, जो कि पूरे भारत पर लागू होते थे और काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इस कारण इन विषयों को केंद्रीय विषय के रूप में अंकित किया गया और जिन पर विधि केंद्रीय व्यवस्थापिका ही बना सकती थी। साथ ही प्रांतीय विषय लगभग 50 थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, पुलिस, प्रांतीय विधि इत्यादि। इन पर विधि जो है प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं ही बना सकती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय इन दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया और साथ ही साथ इन पर कानून निर्माण करने की शक्ति, विधि निर्माण की करने की शक्ति को भी विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर ग्राफिकल तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और दूसरा हिस्सा था प्रांतीय विषय। अब देखिए, क्योंकि द्वैत शासन का जो संबंध है वो प्रांतीय विषय से है, प्रांतों से है, क्योंकि द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया। आंशिक रूप से जो उत्तरदायी सरकार थी वो प्रांतों में लागू की गई। तो हम प्रांतीय विषय पर ही फोकस करेंगे, प्रांतों पर फोकस करेंगे। तो प्रांतीय जो विषय थे, क्योंकि केंद्रीय विषय केंद्र में चले गए, प्रांतीय विषय प्रांत में आ गया। मुख्य क्योंकि द्वैत शासन का संबंध प्रांतों से है, तो उसका हम यहाँ पर जायजा लेते हैं। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला था हस्तांतरित विषय और दूसरे थे आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। आरक्षित विषय, इन विषयों पर विधि निर्माण गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा किया जाता था और इस आरक्षित विषय में आते थे वित्त, सिंचाई, पुलिस, कानून। ये जो विषय थे जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, आरक्षित विषय की सूची में डाल दिया गया। और इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार केवल गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही था। निर्वाचित सदस्यों की इसमें कोई ज़्यादा भूमिका नहीं थी। उसी तरीके से हम देखते हैं हस्तांतरित विषय, यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, उन विषयों पर विधि निर्माण गवर्नर और उसके द्वारा बनाए गए जो मंत्री हुआ करते थे उनके द्वारा किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंशतः उत्तरदायी शासन की जो व्यवस्था है वो केवल हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में लागू की गई। आरक्षित विषय में जो विषय रखे गए थे, इस सूची में जो विषय थे, पहले की ही तरह गवर्नर और उसकी परिषद को ही अधिकार था कि वो उन विषयों पर कानून बनाए। केवल हस्तांतरित जो विषय थे, जो उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, जो कि ब्रिटिश हितों पर किसी भी तरीके से कुठाराघात नहीं करते थे, ऐसे विषयों को, उनका प्रबंधन, उनके ऊपर विधि बनाने का जो अधिकार है वो मंत्रियों को सौंप दिया गया। अब ये मंत्री कहाँ से आते थे इसका हम जायजा लेंगे। और इनको जो हस्तांतरित विषय दिए गए थे वो शिक्षा थे, स्वास्थ्य थे, कृषि इत्यादि जो विषय थे। तो हम देखते हैं कि ये जो मंत्री हैं तो इलेक्टेड, यानी कि जो प्रांतीय विधान परिसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे उनमें से 3 या 4 सदस्यों को गवर्नर के द्वारा मंत्री नियुक्त किया जाता था और हस्तांतरित विषयों पर विधि निर्माण का कार्य गवर्नर इन अपॉइंटेड मंत्रियों की सहायता से करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित विषय पर विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद को था और हस्तांतरित विषयों पर विधि निर्माण का कार्य गवर्नर और उसके द्वारा अपॉइंट किए गए मंत्रियों के पास था। तो इस तरह से ये जो सारी व्यवस्था है हमको एक ड्यूल चैनल के रूप में देखने को मिलती है। एक दोहरी विधि निर्माण की प्रक्रिया हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हस्तांतरित विषयों के लिए अलग प्रबंधन है और आरक्षित विषयों के लिए अलग प्रबंधन है और इस तरह से इसको द्वैत शासन किया गया, दोहरा शासन कहा गया, क्योंकि विधि निर्माण की दोहरी व्यवस्था यहाँ पर हमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के संदर्भ में देखने को मिलती है। इसीलिए 1919 के अधिनियम को द्वैत शासन खासतौर से प्रांतियों के संदर्भ में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ अन्य प्रावधान और विशिष्टताओं की बात हम इस अधिनियम के कर लेते हैं।
प्रांतीय सुशासन में द्वैत शासन के अंतर्गत मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं थी कि ये एक, क्योंकि जो मंत्री हुआ करते थे वो किसी एक दल से नहीं आते थे, बल्कि ये गवर्नर की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो किन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्ति करे। तो इस तरह से जो जिम्मेदारी थी वो सामूहिक नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत हुआ करती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण अन्य प्रावधान था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रमाणीकरण, जिसकी चर्चा हमने पहले की, कि सर्टिफिकेशन की एक शक्ति दी गई थी। और ये सर्टिफिकेशन की शक्ति क्या थी कि वह किसी भी विधि के व्यवस्थापिका द्वारा विचरण, संशोधन या अन्य किसी कार्रवाई को किसी भी स्तर पर रोक सकता था। यानी कि अगर गवर्नर जनरल चाहे तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत जिस विषय की चर्चा हो रही है या किसी स्थापित कानून में संशोधन की बात हो रही है या कोई अन्य कार्रवाई किसी भी स्तर पर हो, उसको वो प्रमाणीकरण की शक्ति के माध्यम से उस कार्रवाई को रोक सकता था जो उसके अनुसार ब्रिटिश भारत या उसके किसी हिस्से या ब्रिटेन की सुरक्षा और अखंडता या हितों के विरुद्ध हो। तो इन कुछ बिंदुओं के आधार पर गवर्नर जनरल इस तरह की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी कानून के विचरण या किसी कानून में संशोधन या किसी भी अन्य कार्रवाई को किसी भी स्तर पर रोक सकता था। और उसके सर्टिफिकेशन का आधार जो हुआ करता था वो था कि ये भारत की किसी हिस्से या ब्रिटेन की सुरक्षा, अखंडता या हितों के विरुद्ध है। इस आधार पर वो प्रमाणीकरण की शक्ति के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करता था कि ये ब्रिटिश की सुरक्षा के लिए, अखंडता और हितों के विरुद्ध है, अतः इसको कार्रवाई को रोक दिया जाना चाहिए। तो ये एक प्रमाणीकरण की शक्ति थी जो कि गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा दी गई। इसी प्रकार यदि गवर्नर जनरल द्वारा अनुशंसित बिल पारित ना हो, यानी कि अगर गवर्नर जनरल किसी विधि को निर्मित करना चाह रहे हैं और लागू करना चाह रहे हैं किंतु केंद्रीय व्यवस्थापिका उसको पारित ना करे, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल जो है उसको प्रमाणित कर देता था और प्रमाणित कर उसको कानून की शक्ल दे सकता था। यानी कि सीधे से शब्दों में अगर बात करें तो गवर्नर जनरल अपना मनचाहा कानून सर्टिफिकेशन की पावर यानी कि प्रमाणीकरण की शक्ति के आधार पर निर्मित कर सकता था, जिसको कि व्यवस्थापिका पारित करने से इनकार कर दे। तो ऐसे कानून को भी गवर्नर जनरल बहुत आसानी से कानून की शक्ल दे सकता था। और ये जो शक्ति उसे प्राप्त हो रही थी ये प्रमाणीकरण की शक्ति के रूप में ही उसको इस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तीसरी जो विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा सीधे निर्वाचन की यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था शुरू की गई। कुल मतदाताओं की संख्या इस अधिनियम के तहत लगभग 17,000 थी। निर्वाचित होने की आयु 25 वर्ष रखी गई थी और मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। स्त्रियों को अधिकार नहीं था मतदान का, लेकिन बाद में काफ़ी मांग और दबाव और विरोध के फलस्वरूप प्रांतीय परिषदों पर यह निर्णय छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो स्त्रियों को भी मताधिकार दे सकते हैं। और 1930 के आते आते कुछ स्थानों पर न केवल महिलाएं चुनी गई बल्कि उनको मताधिकार भी दिया गया। अगला जो बिंदु है कि राज्य परिषद को बजट पर अधिकार नहीं था और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही हुआ करता था। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का प्रावधान इस अधिनियम में हमको देखने को मिलता है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया जिससे कि स्थापना 1926 में की गई। जी हाँ, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था जिसकी स्थापना 1926 में की गई। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड। और अंतिम अगर बिंदु की चर्चा करें तो 10 वर्ष बाद एक आयोग का प्रावधान किया गया था जो कि 1919 के कार्यकरण का आकलन कर अपनी सिफारिश देगा, लेकिन इसका गठन जल्दी कर दिया गया जिसको इतिहास में हम सामान्य आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका वर्ष था 1927 में साइमन आयोग भारत आया था। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करूंगा कि आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स के रूप में आप निश्चित रूप से रख सकते हैं। हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि हम उन प्रश्नों का आपको जवाब शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराने की कोशिश करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं इस चैनल की लिंक उन तक पहुंचाएं। साथ ही चैनल के लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।